इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को खत लिखा कि आप इसकी इंक्वायरी के लिए A320 का सीनियर तरीन पायलट दुनिया में से कहीं से भी और उसका टेक्नीशियन हमें भिजवाएं ताकि वो भी इस इंक्वायरी में शामिल हो सके और ये इंक्वायरी क्रेडिबल हो सके। और उसमें हमने मेंशन भी किया कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा A320 का फ्लीट टर्किश एयरलाइन के पास है। अगर टर्किश एयरलाइन को रिक्वेस्ट की जाए और उनका सीनियर तरीन पायलट और टेक्नीशियन हमें असिस्ट करे तो हम उसे भी वेलकम करेंगे, बल्कि हमें खुशी होगी। तो जनाब स्पीकर, ये मैं बताना चाहता हूँ इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी कि बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो रही है और ये उसकी अबूरी रिपोर्ट है। मुकम्मल रिपोर्ट यहां तो 6-6 साल रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं आ सकी, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट वो भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने भी कमिट कर रहा हूं और इस कौम के साथ भी कमिट कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये अबूरी रिपोर्ट है जो आज हम पेश कर रहे हैं और मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट, तमाम तर कंपनसेशन, क्योंकि ये जहाज बैनुल अक़वामी इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योर है और वो कंपनसेशन चाहे हादसे में शहीद होने वाले उनके लवाहिकीन तक या जिन घरों पे खबर सबसे पहले। कोई किसी को कंपनसेट नहीं कर सकता, कंपनसेट करने वाली वो पाक ज़ात ही है। लेकिन इन नामुसाइद हालात के बावजूद हत्तुल वसा कोशिश करके तमाम फैमिलीज को कंपनसेट किया जा रहा है। जितने बदकिस्मत लोग शहीद हुए हैं उन्हें भी कंपनसेशन जो न होने के बराबर 10 लाख फी कस के हिसाब से 90 लोगों को वो भी अदा कर दी गई। और जमीन पर जिन घरों में जहाज गिरा वहां भी एक बच्ची शहीद हुई, 2 जख्मी हुई, उनको भी कंपनसेट कर दिया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, असल कंपनसेशन मैं तो समझता हूं उन फैमिलीज को तब होगी कि उन्हें सही सूरत हाल से आगाही हासिल हो कि वाकया में गलती किसकी थी, कोताही किसकी थी, जिम्मेदार कौन है और आया असल जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं। तो जैसे जनाब स्पीकर मैं बता रहा था कि सिर्फ ये पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड नहीं था, इस इंक्वायरी में 10 लोग गैर मुल्की भी थे, एयरबस के लोग भी थे, हुकूमत फ्रांस के लोग भी थे, उनकी एविएशन इंडस्ट्री के लोग भी थे। और 2 अहम एविडेंसेस, एक DFDR होता है, डेटा रिकॉर्डर, कि जो एक्शंस जहाज में होते हैं उसका
लैंडिंग गियर डाउन करना है, अप करना है, उसे थ्रॉटल देना है, थ्रॉटल कम करना है, या जो भी एक्शन जहाज के अंदर होते हैं कि डीएफडीआर वो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है, उसके टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, एक्शंस रिकॉर्ड करता है। और दूसरा अहम इक्विपमेंट होता है वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जिस वक्त कॉकपिट क्रू कॉकपिट में बैठता है, जहाज को स्टार्ट करता है, उस वक्त से उनकी तमाम गुफ्तो शनीद, चाहे जो आपस में कर रहे हों, चाहे एटीसी से कर रहे हों, ग्राउंड स्टाफ से कर रहे हों, तमाम वॉइस रिकॉर्ड होती है। और आखिरी लम्हे तक सर मैंने उस बदकिस्मत जहाज, उस बदकिस्मत वॉइस रिकॉर्डर और उन बदकिस्मत केबिन क्रू की आखिरी अल्फाज भी मैंने सुने। उनकी सारी गुफ्तो शनीद जो भी कॉकपिट में होती रही, एटीसी के साथ होती रही, क्योंकि उससे बड़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिलायबल एविडेंस इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। और ये दोनों इक्विपमेंट हमारे इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड के सरबराह उसे 1 जून को लेके फ्रांस गए, पेरिस गए, 2 जून को उसे डीकोड किया गया। और उस वक्त भी बैनुल अक़वामी तहकीकाती अदारे के 10 लोगों की मौजूदगी में उन्हें डीकोड किया गया, उनका डेटा एग्जामिन किया गया, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी थी उसे भी सुना गया, उसे भी ब्लैक एंड व्हाइट में लाया गया। और यूं इंजन बनाने वाली कंपनी, उसका रैप भी वहां मौजूद था, यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी के इदारों के तमाम लोगों की मौजूदगी में उन्हें डीकोड किया गया। डीकोड करने के बाद तमाम उसका डेटा रिकॉर्ड किया गया और वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो रहती दुनिया तक रहेगी और वो एग्जामिन भी हो सकती है। वो सारी चीजें भी मौजूद, और मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मैंने और मेरे सेक्रेटरी ने वॉइस रिकॉर्डर की सारी सूरत हाल को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो बदकिस्मती से जो ये इब्तदाई रिपोर्ट है, जो उसके कुछ हकायक मंजरे आम पर आए हैं, हम अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। इस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत त्यारा फजाई परवाज के लिए 100% फिट था जी, उसमें कोई किसी किस्म का टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। कोरोना की वजह से फ्लाइट सस्पेंड थी, 7 मई तक ये जहाज रुका रहा। 7 मई को इसने पहली फ्लाइट ली और 22 मई को ये हादसे का शिकार हुआ। इसके दौरान इसने 6 मरतबा कामयाब परवाजें मुकम्मल की थी और 5 परवाजें लाहौर से कराची और कराची से लाहौर वापसी के लिए थी और 1 परवाज शारजा के लिए थी। दोनों पायलट, कैप्टन और मुआवन पायलट तजर्बेकार थे, तिब्बी तौर पर परवाज उड़ाने के लिए फिट भी थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास मौजूद है और मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश भी करनी है, इसके मुताबिक
पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। जब वो लैंडिंग पोजीशन में आया तो उसने किसी किस्म की जहाज में तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को तकरीबन 2500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। सर, ये एक पहली इर्रेगुलरिटी थी। कंट्रोलर ने 3 दफा, ये वॉइस रिकॉर्डर में, ये वॉइस रिकॉर्डेड है, कंट्रोलर ने 3 दफा पायलट की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग ना करें, लैंडिंग पोजीशन ना लें और एक चक्कर और लगा के आए। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, और ये डेटा एंट्री रिकॉर्डर जो है सर, उसमें भी रिकॉर्डेड है कि रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। ये रिकॉर्ड में है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। लेकिन एक बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल पे पहुंचता है तो लैंडिंग गियर फिर ऊपर कर लिया जाता है। ये भी डेटा रिकॉर्डर में ये एंट्री और ये एक्शंस कि 10 नॉटिकल माइल्स पर लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल्स पर जहाज के लैंडिंग गियर ऊपर कर दिए गए। जहाज जब लैंडिंग के लिए आया तो उसे रनवे पर एक फ्लेक्सिबल उसे पोजीशन दी जाती है। 1500 से 3000 फुट पर वो टच डाउन कर सकता है। जहाज की रनवे की टोटल लेंथ होती है 11,000 और 1500 से 3 के उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 1500 से लेके 3000 तक वो टच डाउन करना चाहिए, असूलन जो गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन जहाज लैंडिंग गियर के बगैर, ये सारी चीजें सेल्फ एनालिसिस है, लेकिन जो हकीकत पे मबनी है, ये तो मीडिया में पहले भी चीजें चल रही हैं कि विदाउट लैंडिंग गियर्स जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है और तकरीबन जहाज 3000 से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा। इस रगड़े खाने के बावजूद, जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया, उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस न उसने ली न उसे दी गई। इसमें भी कोताही दोनों साइड से थी। एटीसी की भी कोताही है, कंट्रोल टावर की भी कोताही है कि उसने जहाज को जब इंजन्स पे टच डाउन करते हुए देखा, इंजन से आग निकलते हुए देखी, तो उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन कंट्रोल टावर ने पायलट को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यहां कोताही उसकी भी थी और पायलट ने जहाज दोबारा टेक ऑफ कर लिया। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे।
फिर पायलट ने लैंडिंग के लिए दोबारा अप्रोच की इजाजत चाही, लेकिन बदकिस्मती से जो अप्रोच उसे दी गई, जो हाइट उसे बताई गई, ना वो अप्रोच तक पहुंच सका, ना उस हाइट तक पहुंच सका, और सिविल आबादी पर बदकिस्मती से वो जहाज गिर गया। और जिन लोगों की भी हलाकतें हुई, जहाज गिरने के बाद हुई, जहाज में आग लगने के बायस हुई। जो दो सर्वाइवर हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, खुशकिस्मत तरीन है। एक की बात मैं जरूर कोट करनी चाहूंगा और जो हकीकत पे मबनी है कि जब उसकी कुर्सी मकान किसी की छत पे गिरी, उसकी पूरी सीट इंक्लूडिंग सीट बेल्ट बांधी हुई, पहले मकान की 3rd स्टोरी पे गिरा, बाल की तरह उछला, 2nd स्टोरी पे आया, बाल की तरह उछला, 1st स्टोरी पे आया, इतने जोर से उसकी, लेकिन वो स्ट्रेट सीट ही पे बैठा रहा, सीट बेल्ट के साथ बैठा रहा। तो जब 1st स्टोरी पे आया तो उस वक्त उसे रेस्क्यू किया गया, मामूली जख्मी था। तो उसने जो पहली बात की, जिन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बात मेरी मां से कराई जाए। फर्स्ट कॉल उसने मां को की और मां को सारा वाकया बताया और कहा मां मैं तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। मां की दुआओं में इतनी ताकत, और उस बंदे ने रियलाइज भी किया। तो सर, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर ATC दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये सब कुछ बताते हुए दुख भी हो रहा है और मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी और खासकर आखिरी आधे घंटे की सुनी। और बदकिस्मती से थ्रू आउट कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह, 3 दफा अल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में थी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आए। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर दी। एक ओवर कॉन्फिडेंस था बदकिस्मती से, और वो फोकस नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। और ये बात बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जहाज मुकम्मल तौर पे ठीक था और ऑटो लैंडिंग पे लगा हुआ था। ऑटो लैंडिंग से भी पायलट ने डिसएंगेज किया, ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, लेकिन 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगाई और बदकिस्मती से ये वाकया पेश आया। मैं तो पायलट के घर भी गया, उसके वालिद, उसके भाई मेरे अच्छे जानने वाले।
पायलट की फिटनेस पे, उसकी कारकर्दगी पे, जितनी उसने फ्लाइट्स की, इंतहाई तजर्बेकार पायलट था। उस फैमिली के साथ एक ताल्लुकात भी थे, अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन ज़्यादा अफसोस इस बात का कि पायलट और को पायलट की ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस न होने से हमें इतने बड़े साने से गुजरना पड़ा। तो जनाब स्पीकर, ये इस वाक़या की इंटरम रिपोर्ट है कि जिम्मेदारी क्रू केबिन की भी और एटीसी की भी बनती है। जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और जिम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर, इसी साल मुकम्मल रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मैं इसके अलावा जो नियर पास्ट में 4 एक्सीडेंट्स हुए, एक 2010 में इस्लामाबाद ही के अंदर मेरी नज़रों के सामने एयर ब्लू का जहाज बरगला की पहाड़ियों से टकराया। दूसरा वाकया 2012 में इस्लामाबाद ही के गिरदोनवा में बोजा एयरलाइन की एक फ्लाइट, ये वाकया 20 अप्रैल 2012 का था। तीसरा बदकिस्मत वाकया ATR की एक फ्लाइट PK605 जो चित्राल से आ रही थी, हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुई। और चौथा वाकया जो गिलगित में भी इस तरह की एक क्रैश लैंडिंग हुई और हाइट से हुई, और ऑलमोस्ट वही गलती जो कराची के वाकया में हुई पायलट से, वही गलती गिलगित के वाकया से भी हुई। लेकिन क्रैश लैंडिंग तो हुई, लेकिन गिलगित वाकया में तमाम पैसेंजर महफूज रहे, जहाज तबाह हो गया। वो इंक्वायरी भी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इंक्वायरी इसी साल में वो भी पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोताही या जिम्मेदारी पायलट की थी जिसने क्रैश लैंडिंग की। लेकिन जो वाकया चित्राल फ्लाइट का है वो खालिस्तन तकनीकी नोयत का है, उसमें पायलट की गलती नहीं थी, उसमें जहाज के इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इस जहाज के इंजन TSB कंपनी है कोई कनाडा की, उसने बनाए, अभी तक वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। लेकिन ये भी हमारी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह अगस्त तक इंक्वायरी इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसी जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनसे वेटिंग के लिए भिजवाई गई है, उसे भी इंशाल्लाह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 2 वाकया, एयर ब्लू का वाकया, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बोजा एयर का वाकया, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ। एयर ब्लू क्रैश occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. ये सर एयर ब्लू के वाक़े में एक कंक्लूजन है, और उसकी सेफ्टी रिकमेंडेशंस इसके अलावा हैं। और इसी तरह बोजा एयर के बारे में जो कंक्लूजन है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, बोजा एयर क्रैश occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged, and the operator Boja Air had inadequate system of training, monitoring of performance of the aircrew.
सर इसमें भी कोई गलती थी, वायलेशन थी, सुस्ती थी, मिसमैनेजमेंट थी। ये दोनों हादसे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए, पहले हादसे में 152 लोग शहीद हुए, दूसरे हादसे में 127 लोग शहीद हुए, और ये दोनों जहाज़ों का क्रैश भी पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सर ये सारी रिपोर्ट्स थी और साथ रिकमेंडेशंस भी थी। इसी बुनियाद पे हमने पायलट्स के बारे में जानना चाहा कि दुनिया में और भी एयरलाइंस हैं, जैसे दुनिया की बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है, 280 जहाज़ों पे। टर्किश एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है। नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट, कोई ऐसी रिपोर्टेड एक्सीडेंट, एक लैंडिंग में हुआ एमिरेट्स का दुबई में, लेकिन उसमें भी कोई जख्मी या कैजुअल्टीज नहीं हुई। तो सर हमने इस पे जब ये सारी चीजें देखी तो कहा कि थोड़ा पायलट्स को भी चेक कर लिया जाए। ये सर दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था और उसमें उन्होंने कहा था, हुक्म दिया था कि पीआईए के बारे में कि पीआईए के एम्प्लॉयज की डिग्रियां चेक करवाई। एम्प्लॉयज में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, उनके पायलट्स भी शामिल थे, ग्राउंड हैंडलर, मैकेनिक्स, टेक्निकल लोग वो भी शामिल थे, और बहुत सारे लोगों की, हो सकता है मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो उसमें कोई गलती ना हो जाए, लेकिन 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। जेली डिग्रियां सियासतदानों पे भी, सरकारी एहलकारों पे भी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अदारों में भी। और सबसे दुख की बात है कि अदारों में भी मेरिट डीमेरिट नहीं देखा जाता। भाई अगर भर्ती किसी को कराना है तो उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशंस तो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया। लाइसेंसेस के बारे में एक बात तो मैं दावे के साथ अवामुन्नास के साथ ताल्लुक है कि मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, वो एलटीवी हो या एचटीवी हो, ड्राइविंग लाइसेंस किसी इम्तहान देने की जरूरत नहीं है, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाता है। ये 90% लाइसेंसेस इसी तरह। और 50 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना, नॉट अ सिंगल। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आ जाओ। सर बदकिस्मती से ये कुछ, अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेकर हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, उसका लाइसेंस भी फेक होता है। कितने दुख की बात है, ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है, बीइंग पाकिस्तानी दुख हो रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जो बात मैं करनी चाह रहा हूं, जो बात मैं करनी चाह रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। सर पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें पीआईए भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है, ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया,
ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। पैसे जैसे होता है आम आदमी के लिए होता है कि पैसे दे के एक डमी कैंडिडेट बिठा दिया जाता है। सर, इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी? अदारों की बदकिस्मती क्या होगी? अदारों को पॉलिटिसाइज तो किया गया, अदारों में मेरिट की दजियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। अफसोस ज्यादा है इस बात के। तो सर, है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर, ये बताना भी जरूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया है और बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आया हूं। 2 दिन मैंने इसीलिए लिए थे। फर्स्ट फेज में 54 केसेस ऐसे थे जिन्हें हमने 54 में से 28 लोगों को शोकॉज दिए, वो कोर्ट भी गए, लेकिन प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हैं। 18 लोगों की पर्सनल हियरिंग शोकॉज के बाद और 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर लिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ करें। माफ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ करने वाले नहीं, ऐसे लोगों को माफ करने वाले नहीं। तो एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है उन तमाम लोगों के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई सियासत नहीं होगी, कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, कोर्ट को भी हम फैक्चुअल सूरत हाल बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स भी को भी हालात से आगाही हो गई है और मैं समझता हूं कि इस इशू को पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान पे। ये कौमी सलामती का मामला है, ये इंक्वायरी बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है। बिला तफरीक ये एक्शन होगा और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और हमारा ये अज़म है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये अज़म है, जितनी मीटिंग्स उन्होंने PIA पे की हैं, पिछले अदवार में तो PIA को प्राइवेटाइज करने की बात होती थी, लेकिन ये फैसला है कि प्राइवेटाइज नहीं होगा, इसकी हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। PIA को हमने उन ग्लोरी डेज में लेके जाना है, 60 में इंशाअल्लाह ताला लेके जाना है, 70s में लेके जाना है, 80s में लेके जाना है। और वही रोल, मुझे तो शर्म आती है अब कि एक वक्त वो था कि इमिरेट्स की बुनियाद हम रख रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइन की बुनियाद हम रख रहे हैं, उन्हें हम अपने जहाज ऑफर कर रहे हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और आज के दिन सर ये सब कुछ बताते हुए दुख भी होता है, लेकिन अज़म यही है कि इंशाअल्लाह ताला हमने चीजों को ठीक करना है, इस मुल्क को ठीक करना है।
तो सर यही मेरी मुख्तसरन गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का मैंने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन ये मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जी कि एक कमिटमेंट थी कि रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखनी है और पिछले एक्सीडेंट्स के हवाले से भी बात करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इंक्वायरीज़ की मुकम्मल रिपोर्ट एक बार फिर इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को ज़हमत दूंगा, मुकम्मल रिपोर्ट और एक्शंस के साथ सबमिट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखी जाएंगी, ये आपसे वादा है। में कराची तैयारा हादसे पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पायलट कंट्रोलर की हदायत पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा परवाज के लिए 100% फिट था। पायलट्स ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत को नजरअंदाज किया। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट्स की तवज्जो मबजूल करवाई कि लैंडिंग ना करें, एक चक्कर और लगा लें। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज 3 बार रनवे से टच हुआ, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। जहाज ने जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन्स को काफी नुकसान हो चुका था। वजीर हवाबाजी का कहना था कि हादसे की जिम्मेदारी क्रू कैबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी बनती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत को पायलट्स और मोमन पायलट्स ने नजरअंदाज किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत को पायलट्स और मोइना पायलट्स ने नजरअंदाज किया। मोमन पायलट्स की जानिब से भी नजरअंदाज किया गया। 3 बार हदायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल ना किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मरवजा तरीकाकार इख्तियार नहीं किया। बदकिस्मती से पायलट तैयारे को ऑटो लैंडिंग से निकालकर मैनुअल लैंडिंग पर लाया है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मजीद कहा कि जहाज मुकम्मल फिट और ऑटो लैंडिंग पर लगा हुआ था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और ATC ने मुरवजा तरीकाकार इख्तियार नहीं किया है। आपको बताएं कि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की है और उनका कहना है कि पायलट ने कंट्रोलर की हदायत पर अमल नहीं किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा परवाज के लिए 100% फिट था। पायलट्स ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पायलट तैयारे को ऑटो लैंडिंग से निकालकर मैनुअल लैंडिंग पर लाया। जहाज मुकम्मल फिट और ऑटो लैंडिंग पर लगा हुआ था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और ATC ने मुरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनका भी इजाला किया जाएगा और उनको भी इमदाद दी जाएगी। अब बुलेटिन की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान